हेलो, वेलकम टू किरुषा नर्सिंग क्लासेज। किरुषा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। मैं प्रफुल्ल चौहान एक बार से फिर आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की अगर मैं बात करूंगा तो बीएफयूएचएस की वैकेंसी के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। अपन वो कुछ इंपोर्टेंट सेलेक्टेड जो टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आने वाले अपकमिंग एग्जाम के अंदर आपके बहुत खास इनका वेटेज रहने वाला है। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार से फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा क्लास को। देन अपन बात करने वाले हैं पीवाईक्यू के रिलेटेड। अपन ने ऑलरेडी 10 क्लासेस ले ली हैं। जितने भी पीवाईक्यू थे वो अपन ने विद रेशनल हर एमसीक्यू को अपन ने ऑप्शन के साथ में रेशनल से बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिससे क्योंकि हमेशा नेक्स्ट एग्जाम के अंदर पीवाईक्यू का जो एक वेटेज है वो अलग ही रहता है। पीवाईक्यू के अगर मैं बात करूं ऑप्शंस को, तो ऑप्शन से रिलेटेड हमेशा नेक्स्ट एग्जाम के अंदर एमसीक्यू ज्यादातर पुटअप होता है, तो वो भी अपन ने बहुत अच्छे से यहाँ पे किया है। और आई होप इस बार आपका सिलेक्शन श्योर होना चाहिए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। कहीं भी कुछ भी कसर नहीं रह जाए। तो आज का अपना मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिएगा। द फर्स्ट एमसीक्यू ऑन द स्लाइड, व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू। अपन ने कल की क्लास में 16 एमसीक्यू ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, उसी को अपन वापस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 17 एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है। क्या पूछ रहे हैं, जल्दी से इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। What asking about this MCQ? Will giving the NG tube feeding which of the following nursing action prevention complication? पेशेंट बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं अपन, एनजी ट्यूब यानी नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब के कब जरूरत पड़ती है पेशेंट को। ऐसा पेशेंट जो खुद सेल्फ ओरली इंटेक नहीं कर सकता, या फिर बेड रिडन पेशेंट होते हैं, या फिर ओटी के पेशेंट, या फिर आईसीयू के पेशेंट, या फिर हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट होते हैं जो खुद से खाना नहीं खा सकते लेकिन सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की नीड रहती है। न्यूट्रिशन यानी फीडिंग किसके द्वारा करते हैं अपन, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है ना। तो एनजी ट्यूब जो अपन इंसर्ट करते हैं, बेसिकली अपना मेन पर्पज क्या रहता है, अपना मेन पर्पज रहता है कि तो पेशेंट क्या कर सके, सर्वाइव कर सके और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो विल गिविंग एनजी ट्यूब, ठीक है ना, एनजी ट्यूब फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो आपने क्या किया है, एनजी ट्यूब लगा रखी, अब आप क्या कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, फीडिंग दे रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये पूछाएंगी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंशन करने के लिए ऐसी क्या चीज करेंगे जिससे कॉम्प्लिकेशन जो होने वाला कॉम्प्लिकेशन है किसके दौरान, फीडिंग के दौरान, ठीक है। तो हमने को पता है फीडिंग के दौरान दूसरा कोई कॉम्प्लिकेशन हो नहीं हो, सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन एक ही पता होता है और एक ही होगा, क्या, एस्पिरेशन, ठीक है ना। पेशेंट क्या करेगा, एस्पिरेशन के यहाँ पे पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है ना, एस्पिरेशन के। अब एस्पिरेशन क्या करेगा, आपके रेस्पिरेटरी के ट्रैक के अंदर आपके जो फूड का पार्टिकल होते हैं वो चले जाते हैं और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर सकता है। दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए अपन बिल्कुल नॉर्मली अपने को पता है कि पेशेंट को जो फीडिंग है वो बेसिकली पेशेंट को थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में करके उसको सोते सोते यानी बिल्कुल स्लिप मोड के अंदर अपने को फीडिंग नहीं देना है। तो उस पोजीशन को अपन क्या करते हैं, हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, फाउलर पोजीशन, ठीक है ना। फाउलर पोजीशन के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो हाई फाउलर पोजीशन में 90 डिग्री का जो ये एंगल होता है, दिस इज द हेड ऑफ द पेशेंट एंड देन दिस इज द लेग ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। इस तरह से जो अपन चेयर पे कैसे बैठते हैं उस टाइप से ये अपन क्या करेंगे, पोजीशन देंगे, जो क्या होगा, एस्पिरेशन से प्रिवेंशन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और प्रॉपर वे के अंदर क्या होगा, ये फीडिंग इनटेक करेंगे, इनटेक करके आपके स्टोमक के अंदर एक प्रोसेस के द्वारा इजी वे में चला जाएगा, ठीक है। दो फर्स्ट ऑप्शन है कि एडवांस द ट्यूब 2 सेंटीमीटर, नॉट रिकमेंडेड द फ्लूस विद द 20 ml, ये तो बिल्कुल ही गलत है, अपने को 20 ml ईयर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देन सी ऑप्शन है अपने पास में, प्रोवाइड हाई फाउलर, तो ये बात बिल्कुल क्या रहेगी, राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। पेशेंट को क्या कर देंगे अपन, हाई फाउलर पोजीशन दे देंगे, यानी 90 डिग्री एंगल पर अपन जो ये पोजीशन देते हैं ये बेसिकली क्या रहेगा, आपके
पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और एस्पिरेशन से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना। प्रिवेंशन फ्रॉम एस्पिरेशन, प्रिवेंशन फ्रॉम एस्पिरेशन, ये अपना मेन कॉज रहता है। द प्लग द एयरवे एंड ड्यूरिंग फीडिंग, तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, इंसुलिन इज एडमिटेड यूजुअली, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले इंसुलिन है क्या, ठीक है ना। तो इंसुलिन की बात आई है तो सीधी सी बात है डायबिटिक मेलेटस का भी जिक्र करना पड़ेगा। डायबिटिक मेलेटस के अंदर देखिए टू टाइप से डायबिटिक मेलेटस होती है, एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलेटस और दूसरी कौन सी होती है, नॉन इंसुलिन डायबिटिक यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलेटस। जैसा कि इसका नाम है, इसका मतलब ये कि एक जो टाइप है उसके अंदर क्या होगा, इंसुलिन की नीड रहेगी, या फिर मैं ऐसे कहूं कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाला है, इंसुलिन, ठीक है। तो अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इंसुलिन है तो वो कौन सा रहेगा, टाइप 1। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलेटस। ये क्या है, सीवियर कंडीशन है। एंड देन टाइप 2। अब 5, अगर मैं टाइप 1 की बात करूं तो टाइप 1 में मोस्टली कौन से यंगर जो पेशेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये क्या है, सीरियस है, क्योंकि यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर चला जाता है और इसी के अंदर कीटोन्स ब्रेकडाउन होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है और यहाँ पे इंसुलिन अपने को देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या रहती है, क्योंकि यहाँ पे बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है और बीटा सेल बेसिकली क्या करते हैं, पेनक्रियाज के जो बीटा सेल है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा और इंसुलिन का मेन जो काम होता है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंस ग्लूकोज को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। टारगेट टिश्यू तक जो ऑर्गन तक काम कर, जो ग्लूकोज को पहुंचाने का काम है वो कौन करेगा, अपना इंसुलिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा। और दूसरा टाइप है टाइप 2 डायबिटिक मेलेटस। इसके अंदर बेसिकली अपन देखते हैं कि इंसुलिन का प्रोडक्शन तो बराबर हो रहा है लेकिन ये बॉडी जो होती है वो अपनी बॉडी प्रॉपर उसका यूज नहीं कर पाती, इस वजह से अगेन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और ये ओल्ड एज पर्सन के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर मैं ऐसे कहूँ मोर देन 40 ईयर या फिर 50 ईयर। यहाँ पे ये लेस थोड़ा कम कंडीशन है, यहाँ पे मेडिसिन से अपन ट्रीटमेंट करते हैं इसका और इंसुलिन की नीड कम रहती है, ठीक है, सीधी सी बात है ये। तो अब अपने से पूछा गया है कि इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेशन यूजली बाई, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अपन क्या देते हैं, सबक्यूटेनियस, ठीक है ना। ये कब देते हैं अपन, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, नॉट फॉर ए इंट्राडर्मल रूट, नॉट फॉर इंट्राथीकल का मतलब होता है इनटू स्पाइन। इंट्राडर्मल का मतलब क्या होगा, अपन इनटू स्किन के अंदर देते हैं, ठीक है ना। कौन सी, जो अपन एएसटी करते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस रूट बेसिकली क्या रहेगा यहाँ पे, राइट आंसर रहेगा। और कब पूछे तो अराउंड द अम्बिलिकस, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ स्टोमक पे, पेट के ऊपर वाले हिस्से पे जो अपन लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड सबक्यूटेनियस यहाँ पे। और इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन, ठीक है ना। आईएम इंजेक्शन बेसिकली क्या रहता है, डीप रहता है, इसलिए अपन इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो क्या चला जाएगा, सबक्यूटेनियस, सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। और कहाँ लगता है, अपर आर्म में, ठीक है ना, अपर आर्म में। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर कि इंसुलिन की डोज है वो बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। द टू ऑब्टेन ए यूरिन सैंपल फॉर ए कल्चर, देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, कल्चर फ्रॉम द यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम, हाउ शुड ए नर्स कलेक्ट द सैंपल। तो क्या रहने वाला है कि एक पेशेंट है, ठीक है ना, एक पेशेंट है जिनको क्या लगा हुआ है, कैथेटर लगा हुआ है। पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है और अपने से क्या पूछ रहा है कि कौन सा सैंपल लेने का सबसे बेस्ट या फिर स्टेराइल टेक्निक रहने वाली है, किसके लिए, जिससे प्रॉपर यहाँ पे अपने को रीडिंग क्या मिले, एग्जैक्ट राइट मिले। और पेशेंट किसके बारे में पूछ रहे हैं, अपने को कल्चर किसका चाहिए, यूरिन सैंपल यहाँ पे लेना है, ठीक है। और अपने को पता है यूरिनरी कलेक्टिंग बैग यहाँ पे लगा हुआ है, तो सबसे बढ़िया जो बेसिकली रहेगा, राइट वे रहेगा, वो रहेगा नीडल एस्पिरेशन, ठीक है ना। नीडल से अपन क्या कर देंगे, एस्पिरेट करके उसको सैंपल के लिए अपन बेस्ट टेक्निक मानेंगे, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर
चला जाएगा। एम्प्टी यूरिन बैग नॉट कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर, बिल्कुल कैथेटर से अपने को यहाँ पे नहीं लेना है। डिस्कनेक्ट द बैग द कलेक्ट, तो ये भी राइट आंसर नहीं चला जाएगा। ये अपना सबसे राइट, ये क्या है, सबसे बेस्ट स्टेराइल टेक्निक, बेस्ट स्टेराइल टेक्निक यहाँ पे रहने वाली है। और अगर आपसे पूछे यूरिन सैंपल, अगर आपसे पूछे नॉर्मली यूरिन सैंपल के बारे में पूछे, तब आप कौन सा करेंगे, मिड स्ट्रीम, ठीक है ना। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए, नॉर्मली जो पेशेंट हैं जिनके कैथेटर नहीं लगा हुआ है, अगर उनको यूरिन सैंपल के लिए बोला जाए, तो अब हमेशा याद रखिएगा जो मिड स्ट्रीम यूरिन है वो राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। मिड स्ट्रीम यूरिन कब लेंगे, ऑन अवेकनिंग, ठीक है ना, इन अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना, इन अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अवेकनिंग यानी जैसे ही एक जो पेशेंट है वो बेसिकली जगता है सुबह, मॉर्निंग के टाइम जगते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट यूरिन को क्या करेंगे, आपको एक्सपेल आउट करना है, ठीक है ना। और उसके बाद में मिड स्ट्रीम को यहाँ पे सैंपल के लिए लेना है 5 से लेके 10 ml, ठीक है ना। 5 से लेके 10 ml यहाँ पे एनफ है, 5 से लेके 10 ml यहाँ पे क्या है, एनफ रहेगा, ठीक है। तो ये अपन ने बात की किसके बारे में, यूरिन सैंपल के रिगार्डेड। और विद इन 1 आवर के अंदर अंदर आपको क्या करना है, लेबोरेटरी के अंदर पहुंचा देना है, ठीक है ना। बेस्ट आंसर यहाँ पे यही रहेगा। सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन ऑफ ए ड्रग इज टेस्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग, ठीक है ना। एंटी, जैसा कि अपन कभी भी पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है ना, मेजरली अपन देखते हैं कि एंटीबायोटिक जब भी पेशेंट को देते हैं तो वो एंटीबायोटिक उसके लिए सेंसिटिव तो नहीं है, या फिर ऐसे कहें कि उनको उसके लिए कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन तो नहीं हो जाए, एनाफाइलेटिक रिएक्शन तो नहीं हो जाए। इसके लिए अपन क्या करता है, एएसटी करता है, ठीक है ना। एएसटी में बेसिकली क्या करेंगे, उस टेस्ट के द्वारा अपन बेसिकली अपने को पता चलेगा कि ये इंजेक्शन इस बॉडी के लिए सही है या नहीं है, क्या इस इंजेक्शन से या फिर इस एंटीबायोटिक से इस पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है। इसके लिए अपन क्या कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, तब अपन इंट्राडर्मल, ठीक है ना, ओनली फॉर 15 डिग्री एंगल पे, कितना, 15 डिग्री एंगल पे अपन क्या करते हैं, इंट्राडर्मली, ठीक है ना। इंट्राडर्मली इंजेक्शन यहाँ पे क्यों देते हैं इंट्राडर्मली, क्योंकि ये बहुत ही इमीडिएट फास्ट रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। आईवी क्यों नहीं देते हैं, आईवी बहुत फास्टेस्ट रिएक्शन करता है, इसलिए अपने को मेनली ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि इंट्राडर्मल ही क्यों लेते हैं, तो पहला तो रहेगा कि सर इजीली विजिबल हो सके, ठीक है ना, इजीली विजिबल हो सके स्किन रिएक्शन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी अपने को पता चल जाएगा कि रिएक्शन, ठीक है ना। तो सर आईवी में भी तो रिएक्शन का पता चल जाता है बहुत ही जल्दी, लेकिन देखिए उसमें क्या हो सकता है, इंट्राडर्मली बेसिकली जो रिएक्शन होगी वो बहुत ही कम होगी, और जो आपकी आईवी है वो बहुत ज्यादा सीवियर रिएक्शन करके कई बार एनाफाइलेटिक रिएक्शन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की तरफ लेके जा सकता है, इसलिए अपन आईवी नहीं करेंगे। और दूसरा सर इंट्रामस्कुलर क्यों नहीं दे सकते, इंट्रामस्कुलर अगेन क्या होता है, डीप होता है, ठीक है ना, तो नॉट प्रॉपर विजुअली, ठीक है ना, ये क्या होता है, डीप होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। इंट्रावेनसली बहुत ही फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, तो ये भी अपने को नहीं देना है, इसलिए इंट्राडर्मली क्या रहेगा अपना राइट आंसर रहेगा, ठीक है। एक तो क्या करेंगे प्रॉपर विजन के लिए, और दूसरा क्या रहेगा आपका प्रॉपर और लेस इफेक्टिव रहेगा, लेस रिएक्टिव, इतना सीवियर रिएक्शन नहीं करेगा कि पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग या फिर बड़ी कंडीशन, कोई भी डिजीज या फिर ऐसे कह सकते प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। इंट्राडर्मली इज द राइट आंसर। Then next MCQ, which of the following procedure always required for सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है ना। सर्जिकल एसेप्सिस के लिए कौन से मेथड के अंदर सर्जिकल एसेप्सिस का अपने को नीड पड़ेगी, तो सबसे पहले वेजाइनल इरिगेशन, तो वेजाइकल इरिगेशन के अंदर सर्जिकल एसेप्सिस की यहाँ पे नीड नहीं रहेगी, एक प्रोसेसर की जो बेसिकली है वो यहाँ पे नीड नहीं रहने वाली है। यूरिनरी कैथेटर ये बिल्कुल क्या है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मोर इन्फेक्शन से ससेप्टिबल, ठीक है ना, मोर
ससेप्टिबल फॉर इन्फेक्शन। सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन का खतरा रहता है वो किसके दौरान रहता है? यूरिनरी कैथेटेराइजेशन के दौरान। इसलिए अपने को बहुत ही स्टेराइल टेक्निक से और बहुत ही एक्सपीरियंस जो स्टाफ है उसके द्वारा ही यहाँ पे यूरिनरी कैथेटेराइजेशन करना चाहिए, नहीं तो कई बार इन्फेक्शन के कारण सबसे ज्यादा यूटीआई जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो भी एक मेजर कोज हो सकता है अगर आपने यूरिनरी जो कैथेटेराइजेशन है एक प्रॉपर स्टेराइल वे के अंदर नहीं किया तो, ठीक है ना। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के लिए बिल्कुल अपने को इतनी जरूरत है, ठीक है ना, लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस की यहाँ पे जरूरत नहीं रहेगी, नॉट फॉर ए कोलोस्टोमी इरिगेशन। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर चला जाएगा। The next MCQ, tracheostomy is usually performed between the tracheal ring of the cartilage। ठीक है, ट्रेकियोस्टोमी सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी जो पेशेंट लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन या फिर जो आर्टिफिशियल जिनके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे पेशेंट जो जिनको बाहर से ऑक्सीजन देने की नीड रहती है, तो ऐसे पेशेंट को अपन क्या करना पड़ेगा? ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है ना। कई बार अपन देखते हैं कि 1 से लेके 2 मंथ तक के लिए अपने को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जो नीड रहती है, तो ट्रेकियोस्टोमी बेसिकली कब कहाँ पे? ऐसे पेशेंट जिनके अंदर क्या हो, कोई ओरली दिक्कत हो, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि ऐसे पेशेंट जिनको अपन क्या नहीं कर सकते, ओरल से ऑक्सीजन नहीं दे सकते, उनके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ट्रेकिया के अंदर इंसिजन लगा के ट्रेकिया में ओपनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट जो ओरली कैंसर हो या फिर ओरल के अंदर कोई एक्सीडेंट का ऐसा केस हो, वहां पे बेसिकली अपन नहीं दे सकते ओरल के थ्रू, तो ऐसे पेशेंट के अंदर अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं? ट्रेकियोस्टोमी सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। एंडोट्रेकियल यहाँ पे नहीं, ओनली फॉर ट्रेकियोस्टोमी। एंडोट्रेकियल के अंदर तो अपन क्या कर सकते हैं? बेसिकली यहाँ पे माउथ से अपन इंसर्टेड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेकियोस्टोमी के अंदर अपन क्या करते हैं? ट्रेकिया के, और वो भी कौन सी रिंग पे? सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग पे अपन क्या करते हैं? इंसिजन करके। ट्रेकियोस्टोमी बहुत ही स्टेराइल टेक्निक से अपने को, और उसके साथ में प्रॉपर अपने को क्या करना चाहिए? सक्शन की प्रोसीजर, ठीक है ना, जिससे क्या नहीं हो? एस्पिरेट नहीं हो। इसलिए राइट आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। ओपनिंग कहां करेंगे? ओपनिंग इनटू ट्रेकिया। तो ए ऑप्शन क्या चला जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है, ट्रेकियल रिंग ऑफ द कार्टिलेज। Then next MCQ, all of the following nursing intervention are correct when using the Z-Trach method of IM injection except, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ Z-Trach इंजेक्शन। देखिए ये क्या लगता है? आईएम इंजेक्शन लगता है, ठीक है ना, आईएम इंजेक्शन लगता है और डीप लगता है। अब डीप लगता है तो सीधी सी बात है, इसका मेन अपने को रहता है कि वापस क्या नहीं हो, जो ड्रग्स है जो अपन ने दिया है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, यानी लीकेज नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपन इसको क्या देते हैं? जेड ट्रैक के अंदर देते हैं। और क्या देते हैं? सबसे बेस्ट आंसर रहेगा आयरन का इंजेक्शन, ठीक है। जो आयरन का इंजेक्शन है उसको अपन बेसिकली जेट ट्रैक के द्वारा यहाँ पे, क्योंकि लीकेज नहीं हो, ठीक है। अब बात ये पूछ रही है कि एक्सेप्ट यानी कौन सा इसके रिलेटिव नहीं रहने वाला है, अगेंस्ट रहने वाला है जेट ट्रैक मेथड के। ये ऑप्शन अपने से पूछ रहा है प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विथ एल्कोहल, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये क्या है? एक स्टेराइल टेक्निक, ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूज ए नीडल दैट इट लेस्ट 1 इंच, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि अपने को बेसिकली यहाँ पे 1 इंच तो लॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है नीडल, क्योंकि अपने को क्या लगाना है? डीप लगाना है, ठीक है। आयरन का इंजेक्शन क्या लगता है? डीप लगता है, तो 1 इंच और आईएम लगता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आईएम का इंजेक्शन देते ही इसलिए कि ऑलरेडी क्या हो? डीप हो, और जेट ट्रैक का है तो वो वैसे भी क्या रखता है? और डीप लगता है। सी ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा, एस्पिरेशन फॉर द ब्लड बिफोर इंजेक्शन, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि एस्पिरेट फॉर द ब्लड बिफोर इंजेक्शन, तो ये भी अपने को क्या करना है? चेक करते हैं कि जेट ट्रैक का इंजेक्शन है कहीं ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर तो नहीं है, ठीक है ना। क्या नहीं हो? ब्लड वेसल्स के अंदर तो नहीं लगा है,
इसके लिए तो अपन बिल्कुल चेक करते हैं एस्पिरेट करके कि ब्लड तो नहीं आया है कहीं, वो तो आईएम के हर इंजेक्शन के अंदर अपन चेक करते हैं कि जब नीडल इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो नीडल इंसर्ट करने के बाद में वापस अपन क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, पीछे की तरफ पुल करते हैं। इसका मेन रीजन यही है कि अपन चेक करते हैं कि ब्लड तो नहीं आ रहा है, कहीं ब्लड वेसल्स के अंदर तो नहीं गया है। इससे प्रिवेंशन, क्योंकि अपने को कहां लगाना है, मसल्स के अंदर, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, नॉट फॉर ए ब्लड वेसल्स। तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही रहेगी। डी ऑप्शन, रब द साइट विग्रेसली, हाँ ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये कभी नहीं होना चाहिए। आईएम इंजेक्शन जो भी कौन सा जेड ट्रैक के द्वारा जो इंजेक्शन लगाया जाता है, कभी भी आपको क्या नहीं करना है, रब नहीं करना है, ठीक है ना, नहीं तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वापस लीकेज होने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसलिए यहाँ पे अपने को रब नहीं करना है। डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट, जो इसकी एफिकेसी है वो प्रॉपर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी अगर अपन क्या करेंगे, रब करेंगे, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या है, नहीं होगा रिगार्डिंग टू द जेड ट्रैक इंजेक्शन आईएम, एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है और डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, द साइज ऑफ द इंट्रावीनस कैनुला इन गोज यूज फॉर द नियोनेटल, ठीक है ना, बच्चों के अंदर नियोनेटल के अंदर कौन सा कैनुला यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, आईवी अपन जो सेट देते हैं उसके अंदर कैनुला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 14 एंड 16, ठीक है ना, 14 एंड 16 जो बेसिकली कौन से होते हैं, ग्रे एंड ऑरेंज, ठीक है ना, ग्रे एंड ऑरेंज। उसके बाद में कौन सा होता है 18, ठीक है, 18 कौन सा होता है आपका, ग्रीन कलर का, ठीक है। उसके बाद में 20 एंड 22, तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो ये कौन सा रहने वाला है आपका, पिंक एंड ब्लू, ठीक है ना, पिंक एंड ब्लू। और 24 की अगर मैं बात करूंगा तो वो कौन सा रहेगा आपका, येलो, ठीक है ना, ये कौन सा रहने वाला है, येलो। और ये बेसिकली जो 24 नन का है कैनुला वो अपन क्या करते हैं, न्यूनेट्स के लिए या फिर बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए अपन यूज करते हैं। और पिंक और ब्लू है ये दोनों के दोनों एडल्ट के लिए, ठीक है ना, एडल्ट के लिए करते हैं। और 18 की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी है, ब्लड ट्रांसमिशन के लिए, बीटी के लिए। और 14 एंड 16 की अगर मैं बात करूं तो इमरजेंसी के लिए सबसे यहाँ पे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये अपन ने बात की है किसके लिए, किसके रिगार्डिंग बात की है, कैनुला के रिगार्डिंग। और अपने से क्या पूछ रहा है, न्यूनेट्स, तो 24 जहां पर भी दिखे राइट कर देना, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। अगर कभी कभी 26 भी अगर दिया हुआ हो तो वो भी राइट जाएगा, ठीक है। वो कौन सा आपका 26 नंबर का भी कैनुला कई बार अपन न्यूनेट्स के लिए यूज करते हैं, तो 24 इज द राइट आंसर। The next MCQ, Inus is decontaminated the HIV contaminated waste product with all of the following except, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा ऐसा रहने वाला है कि अपन HIV से पे जो भी है उससे कंटामिनेटेड कोई भी चीजें या पे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अपन क्या कर सकते हैं, स्टेरिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें से एक को छोड़कर, तो फॉर्मेल्डिहाइड करते हैं, ग्लूटाराल्डिहाइड करते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड तो बिल्कुल अपन सरफेस को डिकंटामिनेटेड करने के लिए सरफेस को अपन क्या करते हैं, डिकंटामिनेट, ठीक है ना, जहां से अफेक्टेड किसका हो, एचआईवी, कोई ब्लड गिरा हुआ हो तो उस सरफेस को अपन क्या करते हैं, डिसकंटामिनेटेड करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का बेस्ट मानते हैं, लेकिन कभी भी मेथेनॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास में एक्सेप्ट का एमसीक्यू था, तो सी ऑप्शन अगेन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछ रहा है, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू ऑब्टेन ए स्पुटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर, ठीक है। जैसा कि अपन ने बात की है स्पुटम या फिर उसकी मैं बात करूं यूरिन की, तो ये सारे के सारे सबसे अगर बेस्ट जो अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले अवेकनिंग इन द मॉर्निंग, सबसे पहले उठते ही अगर ये काम करें तो सैंपल देने का तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं कॉलोनी जो स्पुटम है, ठीक है ना, तो जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे बेस्ट फाइंडिंग रहने वाली है। उसके बाद में अगर वो पानी पी लेगा या फिर कुछ खाना खाएगा, कुछ चाय पी लेगा या फिर कुछ भी अगर वो बार स्प्लिट करता है तो इतना इफेक्टिव अपने पास में जो कॉलोनी बैक्टीरिया है वो नहीं मिलेगा और सैंपल बेसिकली यहाँ पे एरर आने के चांसेस रहेंगे और प्रॉपर फाइंडिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसलिए अपन क्या करते हैं,
अर्ली इन द मॉर्निंग अपने पास में सबसे बेस्ट टाइम रहता है किसके लिए? फॉर स्पूटम कल्चर के लिए, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या चला जाएगा डियर? राइट आंसर चला जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग। बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे? ब्रेकफास्ट के बाद नहीं, नॉट फॉर एरोजल एंड द नन ऑफ द एबव। तो ए ऑप्शन क्या चला जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि इन मॉर्निंग बेसिकली क्या रहता है, जो कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया क्या रहते हैं? प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंस रहते हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर अपने पास में सैंपल क्या होंगे? बेस्ट सैंपल अपने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिसइंफेक्टेड द बेड लिनन ऑफ HIV, ठीक है ना। बेड लिनन की यहाँ पे बात आई है, और HIV तो डिटॉल तो नहीं रहने वाला है, ठीक है ना, डिटॉल नहीं रहने वाला है, नॉट फॉर ए लाइसॉल एंड सॉल्वर, ठीक है ना। अब इन तीनों के अंदर में बात करूं तो डिटॉल बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, लेकिन वो भी नहीं होगा, क्योंकि HIV की जब भी बात आए तब अगर आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड कहीं पर भी दिखे तो इसको अपन क्या कर देंगे? राइट आंसर कर देंगे, ठीक है ना। राइट आंसर, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हैं और कोई भी ब्लड अगर उस सरफेस के ऊपर गिरा है तो उसको हमेशा याद रखना कंटामिनेटेड ही मानेंगे, और उसको क्लीन करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का ही यूज करना है, क्योंकि उसको अपन नॉर्मली जब जिस ब्लड की फाइंडिंग अपने को नहीं पता है कि ये कैसा ब्लड है, उसको हमेशा कंटामिनेटेड ही मानेंगे, HIV कंटामिनेटेड, और उस हिसाब से उसको ट्रीट करना है। ये बात एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है, तो ध्यान रखना है आपको। The next MCQ, which of the following intervention can best prevent the bed sore, ठीक है ना। अब जैसा कि बात है बेड सोर के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि ऐसे रिलेटेड कुछ MCQ देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूं तो बेड सोर को अपन क्या बोलते हैं? डेक्यूबाइटस अल्सर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? डेक्यूबाइटस अल्सर भी अपन यहाँ पे बोलते हैं, डेक्यूबाइटस अल्सर, या फिर अपन क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर अल्सर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? बेड सोर। अब इसको बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो ब्रेडन स्केल होती है, ठीक है ना, कौन सी? ब्रेडन स्केल है, के द्वारा इसको मेजरमेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे बेस्ट, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि किस वजह से ये होता है, तो प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर कौन से बोनी प्रोमिनेंट जो एरिया होते हैं, सबसे ज्यादा जो बोन्स उभरी हुई पार्ट होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पे प्रेशर अल्सर होने के, बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे कौन से? तो हमेशा याद रखिएगा सेक्रम इज द बेस्ट साइट, ठीक है ना। सेक्रम जो पार्ट है वो बेसिकली क्या रहेगा? सबसे बेस्ट साइट रहेगी। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं, अगर इसके बाद में स्टेज की मैं बात करूंगा तो इसके अंदर भी 4th स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर आपके ओनली फॉर स्किन इंटेक्ट होती है, यहाँ पे रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन सेकेंड स्टेज के अंदर आपके जो एपिडर्मिस और डर्मिस है वो भी इन्वॉल्वमेंट होगी। थर्ड स्टेज के अंदर उसके साथ में आपके सबक्यूटेनियस, और जो सेकेंड स्टेज है वो क्या रहेगी? सीवियर पेनफुल कंडीशन के अंदर रहेगी। थर्ड स्टेज के अंदर आपके सबक्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे, और उससे रिलेटेड MCQ देखने को मिलता कि ये क्या है? एक पेनलेस कंडीशन है, ठीक है ना। थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज है वो आपकी पेनलेस कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे नर्व एंडिंग्स हो जाती हैं। फोर्थ कंडीशन की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे बोन्स इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। बोन्स एंड लिगामेंट एंड मसल्स आपके इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ में, और ये अगेन क्या रहेगी? आपके पेनलेस कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो ये अपन ने किसके बारे में बात की है? बेड सोर। और अपने से क्या पूछा है? प्रिवेंशन। तो इसका सबसे बेस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन मेथड यही है कि प्रॉपर अपने को क्या करनी है? चेंजिंग द पोजीशन, ठीक है ना। हर 2 घंटे के बाद में पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है। सीधी सी बात है, अगर लॉन्ग टाइम तक पेशेंट बेड रिडन रहेगा तो उसको प्रेशर लगेगा। अगर प्रेशर नहीं लगाना है तो अपन चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे तो प्रेशर नहीं लगेगा, और बेड सोर से प्रिवेंशन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे हर 1 घंटे के बाद में, ठीक है ना, हर 1 घंटे के बाद में अपन क्या कर देंगे? पोजीशन को चेंज कर देंगे, ठीक है।
नॉट फॉर ए वाटर, ये सारे के सारे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो रहने वाला है वो अपना क्या रहेगा, मसाज तो कभी नहीं करना है, ठीक है ना। स्किन ड्राई एंड क्लीन, ये भी इतना नहीं रहेगा, वाटर मटेरियल्स भी इतना अपने को बेस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना कि चेंज द पोजीशन। द नेक्स्ट एमसीक्यू, फोलिक कैथेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है ना। फोलिक कैथेटर, ठीक है ना, फोलिक कैथेटर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो किसके लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट जो नॉर्मली यूरिन आउटपुट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसे पेशेंट जिनका कोई प्रोसीजर होना है, ठीक है ना, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर बेसिकली क्या है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, सॉरी रिटेंशन, ठीक है ना, यूरिन रिटेंशन, यानी जो ब्लेडर तो फुल हो रहा है लेकिन यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है यूरिथ्रा के द्वारा, तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, फोलिक कैथेटर लगाते हैं जिससे बेसिकली यूरिन को पास करवाया जा सके, ठीक है ना। एक लिमिट तक ब्लीडर फुल होगा, उसके बाद में बस्ट होने के चांसेस रहेंगे। और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन अगर मैं बात करूं तो अर्ज इतना सीवियर 300 ml के बाद में अर्ज आना स्टार्ट हो जाता है, और पेशेंट के अंदर 500 ml इतना हो जाए तो बहुत ज्यादा सीवियर वो रोक नहीं पाएगा और ब्लेडर के ब्लस्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए यूरिनरी रिटेंशन बेसिकली क्या रहता है अपना मेन, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, फोलिक कैथेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। तो ये अपन ने सारे के सारे बात की हैं, एक बार से फिर अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपने सारे के सारे एमसीक्यू आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर देखे हैं। आई होप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ये सिलेक्टेड जो एमसीक्यू है एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, इजी है लेकिन एग्जाम के अंदर आने के पूरे चांसेस है, और अपन ने विथ ऑप्शंस एंड उसके रेशनल को साथ में लेके समझा है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, इसी तरह हमारे साथ में बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बूस्टअप कीजिए। किरुषा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यू का कंप्लीट बैच अवेलेबल है, और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे सारे के सारे ऐप के अंदर बहुत ही कम प्राइस के अंदर सारे प्लान यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर विजिट कीजिए और अपनी तैयारी को किरुषा एकेडमी के साथ में बूस्टअप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, फिर मिलेंगे एक धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।